तो हम स्टार्ट करते हैं जी। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अलीशा जवेरी, जो एक रिसर्च एजुकेशनिस्ट एंड ट्रेनर है, जिन्होंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएट किया हुआ है, साइकोलॉजी में, और वो महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट, वहाँ से उन्होंने मास्टर इन सोशल वर्क में मास्टर किया हुआ है और उनको 7 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो अभी रिसर्च कोऑर्डिनेटर के रोल पे महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और उन्होंने ये अर्बन ट्यूटर करके कंपनी का फाउंडेशन किया हुआ है। ये कंपनी क्या कर रही है वो हम आज के टॉक में जानेंगे, प्लस दूसरा वो भी चेक करेंगे कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने योगदान भी दिया हुआ है सॉफ्ट स्किल्स में, और वो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। तो ये उनका इंट्रोडक्शन था। अब उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अलीशा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ ये मिलेनियम मेकर की वेब टॉक सीरीज में। सो वेलकम। Thank you so much, Didi sir. It is an honor to be part of this web series. Like you said, I work as a researcher और मुझे social science sector में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है because it gives a lot of privilege to actually understand what is happening at the grassroots level. कि grassroots level की condition क्या है, grassroots level पे क्या improvement करने की ज़रूरत है, grassroots level का education system कैसा है and what not. And urban tutor has also been formed because of one of that reason कि हमने ग्रास रूट लेवल का एजुकेशन देखा है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद फॉर्मल एजुकेशन की क्या कंडीशन है, वहाँ पे ट्रांजिशन होता है 8th से सेकेंडरी में. So have things changes, have students are not appearing for formal education. What are the reasons? And that is the reason हमने urban tutor को फॉर्म किया था. जी, ओके, सो वेरी गुड. तो आइए, चलिए आज आपको पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि स्कूलिंग के बारे में है. तो स्कूलिंग में सबसे पहले मुझे जो पता है उसमें एक चीज आती है कि एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है ग्रेड, राइट. तो स्कूल में ज़्यादातर हम लोगों को यही दिखाया जाता है कि अगर हमारे ग्रेड अच्छे हैं तो हम अच्छे, अगर हमारे ग्रेड नहीं है अच्छे तो हमें कुछ नहीं आता. तो मीन्स अगर ग्रेड अच्छे है तो नॉलेज है, नहीं है तो नॉलेज नहीं है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके विचार से नॉलेज का इम्पोर्टेंस है या ग्रेड का इम्पोर्टेंस है? इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट विद बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर गिविंग सम बॉलीवुड एग्जाम्पल्स. तो एक बॉलीवुड एग्जाम्पल है 3 इडियट्स का. अभी आप देख लो 3 इडियट्स में आमिर खान ने अपनी पूरी की पूरी डिग्री दे दी विदाउट नॉट हैविंग अ डिग्री. उसने किसी और के लिए अपनी डिग्री ली थी और डिग्री दे भी दी. स्टिल ही वाज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड नॉलेज. उसको ग्रेड्स तो उसको हमेशा 100 में से 100 ही आते हैं. बट अभी की करंट सिचुएशन एजुकेशन सिस्टम कैसी हो गई है दैट इफ यू स्कोर 90 प्लस यू आर सेड यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन. पर अगर आप थोड़ा 35 या मीडियोकर हो जिसमें आपको ज्यादा नहीं होता है तो क्या होता है, पीपल कीप ऑन टेलिंग यू आर अ स्टूपिड पर्सन, यू आर डूइंग दिस, you are doing that. So that is completely wrong. Our education was based on a knowledge, imparting of knowledge, and grade was only numbers. पर अभी क्या हो गया, हम grade को importance देते. Parents have also become like that, competitive. इसके बच्चे ने इतना स्कोर करा तो तुम क्यों नहीं करते हैं? तुम्हारा फ्रेंड मेडिकल में जाता है, then why don't you go for medical? Or you won't, because we have stopped asking this question to our students कि उन्हें क्या करना है, उनका इंटरेस्ट किस में है, उनकी हॉबीज किस में है, उनका एप्टीट्यूड किस में है. आप इतने सारे एग्जांपल्स देख सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट मुकेश अरे लेट्स टॉक अबाउट धीरूभाई अंबानी, और लेट्स टॉक अबाउट मार्क फेसबुक ओनर, और लेट्स टॉक अबाउट बिल गेट्स. सबका एजुकेशन बहुत मीडियोकर था. ऑल ऑफ देम वर मीडियोकर स्टूडेंट्स, बट right now they are ruling or doing such great work. So it marks is just an grades are just a number, but knowledge is something which will stay with you lifetime. Right. Okay.
सो दोस्तों, हमने जाना कि ये नॉलेज और ग्रेड में, अलीशा जी आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके हमें समझाया है। तो आपकी बात सही है कि नॉलेज पूरे लाइफ टाइम रहेगा तो कोई भी पर्सन बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, पर अगर ग्रेड के हिसाब से अगर उनको देखा जाए तो कुछ मायने नहीं रखता। सही बात है जी। तो अभी मुझे एक और क्वेश्चन आपको पूछने की इच्छा हो रही है, वो है कि आज आपका जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो ये मतलब हमने स्कूल्स देखी हुई है जहाँ पे हम जाते हैं, पढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद में हम जाते हैं ग्रेजुएट करने के लिए, डिग्री पाने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर कॉलेज में जाते हैं, राइट। तो मुझे एक चीज बताइए कि सबसे पहले ये ओपन स्कूलिंग, ये कॉन्सेप्ट है क्या? इट्स वेरी सिंपल। ओपन स्कूलिंग का मतलब है कि मैं कहीं पे भी बैठ के, कभी भी बैठ के, अपने टाइम पे, अपने हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा। ओके। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, सो आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अ मॉर्निंग पर्सन। मतलब मुझे सुबह उठ के पढ़ने को कोई बोल दे तो मैं नहीं पढ़ सकती। पर अगर मुझे कोई ये बोले कि रात को बैठ के तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो आई वुड डू इट। जब मेरे खुद की एग्जाम्स की बात आती है या कुछ प्रिपेयर करने की बारी होती है, तो आई प्रेफर कि रात को करूं। सो वाई आई एम टाइम बाउंडेड। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे एक टाइम बाउंड दिया है कि मुझे इसी टाइम पे मुझे जाना है, इसी टाइम पे मुझे ये लेक्चर पढ़ना है, इसी टाइम पे मुझे ये लेक्चर पढ़ना है। क्यों? आई डोंट वांट टू स्टडी दैट लेक्चर दैट टाइम। आई डोंट हैव हम्म। मूड एज अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव मूड टू स्टडी। तो मुझे वो लेक्चर नहीं लेना है तब, इसीलिए ओपन स्कूलिंग दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, अपने पेस पे तुम पढ़ सकते हो। सो दैट गिव्स एन एडवांटेज ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, राइट। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ओपन स्किलिंग में मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, मैं वो टाइम पे पढ़ सकता हूँ। यस। जी। ओके। तो एक चीज और बताइए कि अभी ये ओपन स्कूलिंग के बारे में तो ये पता चल गया, तो अगर अगर हम देखें कि डिफरेंस जो रेगुलर स्कूल है, राइट, जहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है, जहाँ पे हम जाते हैं, पढ़ते हैं, घर पे आते हैं, राइट, और ये ओपन स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है? और नॉर्मल मतलब कि रेगुलर स्कूल और ओपन स्कूल के बीच में जितने भी डिफरेंसेस है, वो अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मेजर डिफरेंस इज, अगर हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं दोनों की पहले, लाइक बिफोर हम किसी चीज की डिफरेंशिएशन देखें, उसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सो ओपन स्कूलिंग की जब हम बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, विच इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो इट्स अ ओके। सेंटर गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड हम ओपन स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। उसका जो कोर्स और करिकुलम है, इट इज ऑन द लाइंस ऑफ CBSE एंड ICSE बोर्ड। सो फर्स्ट सिमिलैरिटी के दोनों का बोर्डिंग सेम है, दोनों NCERT और CBSE के बोर्ड से ही बना हुआ है। सेकेंड सिमिलैरिटी ये है कि CBSE ICSE बोर्ड में आपको इंटरनल मार्क्स देते हैं जब आप स्कूल जाते हो। 20-80 का रेशियो होता है, तो 80% आपकी थ्योरी का होता है, 20% आपको प्रैक्टिकल या आपके इंटरनल मार्क्स का होता है। सेम NIOS में भी ये सिस्टम अवेलेबल है। तो आपको असाइनमेंट्स देते हो तो आप उसके 20 मार्क्स का गेन कर सकते हो। सो अगेन दिस इज अनदर सिमिलैरिटी। थर्ड है कि आपको एग्जाम्स देनी होती है, चाहे आप CBSE में दो या आप इसमें दो। सो ये सारी चीजें सिमिलरिटी में आती है कि आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, आपको इंटरनल मार्क्स भी मिलते हैं, इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। अब हम जब डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो पहला तो जैसे मैंने आपको बोला कि रेगुलर स्कूल में आप जाओगे तो आपको एक फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ टाइम कि आपको इसी टाइम पे जाना है या इस टाइम पे जाना है, एक फिक्स टाइम है। जब आप ओपन स्कूलिंग में पढ़ते हो, आपका सेल्फ पेस होता है। हेलो। यस, आई कैन हियर। या सो ओपन पेस में आप अपने सेल्फ पेस पे पढ़ सकते हो। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आप देखोगे हमें एग्जाम्स एक ही साल में एक बार आती है, नॉर्मल बोर्ड्स की, CBSE हो, ICSE हो, गुजरात बोर्ड की, एक साल में एक बार आती है। और बहुत सारी दूसरी एग्जाम्स होती है जो स्कूल लेवल पे होती है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार आती है। पर इसमें हमें बोर्ड एग्जाम्स भी 2 बार देने का पॉसिबिलिटी है। एक अप्रैल में दो, अप्रैल में नहीं दिया तो आप अक्टूबर में दे जाओ ना। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो, रेगुलर स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको एक फिक्स सब्जेक्ट्स कोड दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मुझे साइंस ग्रुप A में पढ़ना है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मुझे साइंस बी में पढ़ना है, मुझे कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उसका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, सब ये सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स से ही सब्जेक्ट आते हैं. Now, when I talk about open school, I have a liberty to select कि मुझे कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी पढ़ना है, मुझे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स करना है या पीएचडी करना है, बट मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ काम में नहीं आने वाला है, पर मुझे बायोलॉजी ऑब्वियसली साइकोलॉजी के साथ काम में आने वाला है. सो आई कैन कंबाइन दीज सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेकेंडरी टिल सीनियर सेकेंडरी सो दैट मैं उस चीज में और मास्टराइज कर सकती हूँ. सो आई हैव अ सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है मुझे. और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो, और देखिए सर आपका तो एग्जाम्पल भी उसमें आप फिट हो सकता है, आपने कितनी मार्कशीट्स कलेक्ट करी है? हाँ, मैंने 5 मतलब आपने 5 बार आपने 5 बार फेल हुए तो आपने 5 बार 5 अलग अलग मार्कशीट इकट्ठी करी है. सो ना 5 मार्कशीट यू हैव टू, अगर आपको कहीं पे भी दिखानी है तो आपको अपनी 5 मार्कशीट दिखानी पड़ती है. पर एनआईए सिस्टम के उसमें कैसा होता है कि अगर मैं अप्रैल में फेल हो गई, मैं अक्टूबर में वापस एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं जब अक्टूबर में वापस पास हो गई तो मुझे सिर्फ वो अक्टूबर की मार्कशीट मेरे सारे मार्क्स को डिपेंड करती है. So I don't have to show 5 mark sheets. 1 mark sheet is enough to show that I've cleared my secondary and senior secondary examination. ओके. तो एक बहुत बड़ा है कि बच्चों को फील होता है कि 5-5 मार्क शीट्स है मेरे पास, या शिट मेरे पास इतनी सारी मार्क शीट्स है, पर इसमें वो फीलिंग नहीं आएगी. सही बात है. तो मुझे पहले पता होता तो मैं एनआईएस कर लेता. मैं 5 मार्क्स से क्यों रखूं? नहीं, आपकी बात सही है कि रेगुलर और ओपन स्कूल में ये मुझे एक अच्छा ये लगा कि अगर मान लीजिए कि ये ओपन स्कूलिंग जिस बंदे को या जिस स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन ऐसे लेनी है कि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जाना है, जो मान लीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ पर मुझे सब्जेक्ट्स लेने हैं आर्ट्स या कॉमर्स के, जो रेगुलर स्कूल में मैं नहीं ले सकता. तो जहाँ पे मैंने जो सुना आपसे कि ओपन स्कूलिंग में ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि जहाँ पे मैं मल्टीपल, मतलब एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकूं, उसमें पढ़ाई कर सकूं और आगे बढ़ सकूं. यस सर. जी सही बात है. अच्छा, तो ये ओपन स्कूलिंग है, तो अभी ओपन स्कूलिंग में एक चीज और बताइए कि ये कितने लेवल्स होते हैं? क्या इसमें जैसे नॉर्मल स्कूल में जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, तो जहाँ पे हम बोले जाए कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसमें कुछ ऐसे अलग अलग लेवल्स हैं? यस सर. इसमें बेसिक अगर आप देखो ना तो इसमें 2-3 लेवल्स को हम बेसिक मान सकते हैं. फर्स्ट इज ओपन बेसिक एजुकेशन. ये ओपन बेसिक एजुकेशन इन्होंने 3 लेवल्स में करे हुए हैं. ओपन बेसिक एजुकेशन का भी 3 लेवल है, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8. पर ये जो ओपन एजुकेशन है ना, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्लो लर्नर है, या उनको डिसलेक्सिया है, या उनको सेरेब्रल पैल्सी है, where they are not actually able to go to school and study with normal paced students. हमारे स्कूल, हमारी रेगुलर स्कूल का ये प्रॉब्लम है कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो उनके लिए ये ओपन बेसिक एजुकेशन जो है ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के बेस पे बनाया हुआ है. उसके बाद आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी. सेकेंडरी का मतलब है 10th स्टैंडर्ड. अभी आप 13 साल की एज के हो तो आप 10th स्टैंडर्ड दे सकते हो आसानी से. अगर आपने एक भी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आप जूनियर केजी में भी नहीं गए, आप प्ले ग्रुप में भी नहीं गए, आप आंगनवाड़ी में भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, पर फिर भी मुझे 10th खत्म करना है, तो आप एनआईओएस के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हो. यू डू नॉट नीड एनी प्रायर एजुकेशन टू गेट सेकेंडरी एजुकेशन. सो आपको उसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं है, सिर्फ हाँ लोअर लिमिट है कि आपको 13 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए. और उसके बाद आता है सीनियर सेकेंडरी. सीनियर सेकेंडरी इज 12th स्टैंडर्ड. एज आई सेड कि आप 10th खत्म कर, हाँ आप 10th खत्म कर लेते हो, उसके बाद आप 12th कर सकते हो. और 12th में भी आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना आप करके दे सकते हो अपनी एग्जामिनेशन. इसमें भी पूरे 2 साल मिलते हैं. जैसे आपको 11th और 12th करके 10th के बाद आपको 2 साल का एग्जामिनेशन पीरियड मिलता है, इसमें भी आपको सीनियर सेकेंडरी में 2 साल का पूरा पीरियड मिलता है टू गिव. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि स्टूडेंट्स को टोटल 5 टाइम्स एग्जाम देनी होती है. सो
A student who selects 6 subjects can give it at a pace of एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट ही दे. So वो इतनी आराम से वो पढ़ सकता है कि he अच्छा, doesn't have to राइट. stress himself up. ओके. तो मतलब कि यहाँ पे भी लेवल है, जैसे हम प्राइमरी Yes, sir. सेकेंडरी जो रेगुलर स्कूल में करते हैं यहाँ पे भी है. एक चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं 13 साल का हूँ तो Yes. मतलब कि 13 साल की मेरी कुछ प्राइमरी कुछ एजुकेशन नहीं हुई है, या ड्यू टू सर्टन रीजन आई हैव नॉट कंप्लीटेड सर्टन लेवल ऑफ स्कूलिंग, तो मैं अगर 13 इयर्स क्रॉस कर चुका हूँ तो आई कैन ज्वाइन NIOS Yes, and sir. I can Definitely. continue my study, and I can also appear in a 10th board exam, right? जहाँ Yes, पे sir. 13 का जो गैप है. ओके. तो ये बहुत अच्छा लगा. सही बात है. गुड. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि NIOS में ये सब ऑप्शंस है. मतलब कि अगर मैं, तो एक चीज मुझे इससे लगता है कि ये NIOS इस लेवल को, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये हेल्प कर सकता है. Okay. Like firstly I said कि मैं रिसर्चर हूँ, तो हम्म. इसमें मेरे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट होते हैं, एक विलेजेस में, अर्बन एरियाज में भी ये प्रॉब्लम है कि 8th स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल तो हमारे आंगन में ही है, पर जब सेकेंडरी स्कूल की बात आती है, मतलब 9, 10th, 11th, 12th, तो हमको डिस्टेंस पे जाना पड़ता है. एंड टिल डेट इन विलेजेस दिस इज एन बिग इशू टू गो एट अ फार डिस्टेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होते हैं. उनको गर्ल्स, अगर गर्ल्स जा रही होती है तो गर्ल्स को कैसे जाएंगे, सेफ्टी इश्यूज होते हैं. प्लस अर्ली एज में शादियां हो जाती है, तो फॉर्मल एजुकेशन खत्म नहीं होता है. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खत्म नहीं होता है. मुझे काम करने जाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे घर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मैं एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहा हूँ या 10th या 12th खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसके अलावा फेल स्टूडेंट्स, 10th में फेल, 12th में फेल, 8th स्टैंडर्ड में फेल होता है. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि 8th स्टैंडर्ड तक आप किसी को फेल नहीं कर सकते, पर जब बंदा 9th में आता है, 10th में आता है, तो फेल हो जाता है बिकॉज उसको इतना नॉलेज ही नहीं है. लाइक आई सेड, ग्रेड इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो फेल हो जाता है. अब वो फेल स्टूडेंट्स को आप कैसे encourage करोगे टू गिव एग्जामिनेशन? तो ओपन स्कूल गिव्स encouragement टू सच स्टूडेंट्स कि आप अपना फॉर्मल एजुकेशन खत्म करो, एटलीस्ट अपना स्किल अपग्रेडेशन करिए. मुझे कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में जाना, आई डोंट वांट टू स्टडी. एजुकेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय स्टडीज, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. फॉर एग्जांपल, NIOS में सबसे अच्छा एग्जांपल तो मेरी कॉम का है. शी इज आल्सो एन NIOS स्टूडेंट. If what if she yes what if she wanted to become a wrestler, पर अगर आप सोचो उसको नॉर्मल स्कूल में भेज देंगे तो would she be able to become a wrestler? हमारे पास उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा. Even I have a student who has studied from a very reputed school, and the school also, he was a national footballist, and school said him, do not give any normal education में ICSE बोर्ड से मत दो तुम एग्जाम, तुम NIOS से दो. Right now he is studying in Australia, doing sports psychology from NIOS degree. So something which is encouraging for other students also कि अपने dreams को side में मत रखो. You can live your dreams with your formal education. जी. ओके. तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि अगर मैं इसको देखूं कि भाई अगर बच्चा क्रिएटिव फील्ड्स में है, स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, तो उसके लिए NIOS इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे वो अपना एजुकेशन भी खत्म कर पाएगा और अपना जो डिजायर फील्ड है, पैशन है, उसको भी फॉलो कर पाएगा और अपनी कैरियर बना पाएगा. ओके, वेरी गुड. जी. अच्छा, अभी एक चीज और बताइए कि इसके अंदर, हम तो गुजरात में हैं तो यहाँ पे मेजोरिटी गुजराती आते हैं. NIOS का मतलब है कि भाई नेशनल स्कूल है, तो क्या इसके अंदर कौन कौन से मीडियम में से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? You name a language and NIOS has a opportunity for that. गुजराती मीडियम, तेलुगु मीडियम, मलयालम, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो भी लैंग्वेज, बंगाली, आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, आप उसमें पढ़ाई भी कर सकते हो और आप उसमें एग्जामिनेशन भी दे सकते हो. इट इज सच इजी. ओके.
तो मतलब कि सारी जो भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है उसमें पढ़ाई कर सकता है स्टूडेंट। यस, मेजर जितनी भी लैंग्वेजेस अवेलेबल है उसमें कर सकते हैं। इनफैक्ट अरबिक एंड उर्दू भी है उसमें, ऐसा भी नहीं है कि ओनली इंडियन लैंग्वेजेस, अच्छा। अदर अब्रॉड लैंग्वेजेस हैव आल्सो दे हैव अडॉप्टेड। ओके। मतलब बहुत अच्छा है कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस के स्टूडेंट भी कर पा सकते हैं। तो मतलब कि ये इसीलिए मुझे तो लगता है कि एनआईएस मतलब नेशनल लेवल पे पढ़ाई करना, नेशनल बोर्ड से पढ़ाई करना और उसमें अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करना और मेरी पैशन को फॉलो करना, तो यस, मुझे तो ये सोने पे सुहागा जैसा लग रहा है। जी, सही बात है। अच्छा, अभी हमने इतना तो जान लिया कि एनआईओएस क्या है। एनआईओएस के अंदर अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, उसने उसके अंदर कितने अलग अलग के लेवल है, राइट। और यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि हाउ डू आई गेट एन एडमिशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड अदर डिटेल्स। तो आप मुझे ये बताइए कि एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या हो सकती है, उसके अंदर एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में बताइए। ओके, लाइक आई सेड कि आपको एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू हैव एन एज लिमिट एंड नथिंग मच देन दैट। सो फर्स्ट उसमें 4 स्ट्रीम्स है। एडमिशन में भी 4 स्ट्रीम्स है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू एडमिशन प्रोसीजर एंड देन आई विल गो विद द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। एडमिशन में स्ट्रीम 1 होती है जिसमें आप मिनिमम एज क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेते हो, आपके पास एक आपका आधार कार्ड है, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और आपकी एज प्रूफ हो गई है, ये 2 चीजें, और आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है। नाउ एनआईओएस हैज दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप ये तीनों चीजें खत्म कर लेते हो तो आप स्ट्रीम 1 विच इज फ्रेशर स्ट्रीम, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। यूजुअली वो हम्म। अप्रैल में भी आप एडमिशन हो सकता है और अक्टूबर में भी हो सकता है। स्ट्रीम 1 के भी 2 ब्लॉक्स है, अप्रैल एग्जाम दो या तो आप अक्टूबर एग्जाम दो, आपका जब मन करे, या आपको एग्जाम को डिवाइड करके दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। नाउ ओके। सेकेंड ऑप्शन ये है कि स्ट्रीम टू उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फेल हो गए। इस बार मैं गुजरात बोर्ड में एग्जाम दिया मैंने और मैं फेल हो गया, पर मेरा ईयर, और मैंने वापस भी गुजरात बोर्ड में एग्जामिनेशन दिया, उसमें मैं वापस फेल हो गया। तो अब मुझे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ही एग्जाम देना पड़ेगा, तो मेरा पूरा 1 साल वेस्ट हो रहा है। पर रादर देन दैट मैं अक्टूबर में एग्जाम दे सकता था। तो एनआईओएस हैज दिस प्रोविजन कि जिसमें आप नॉर्मल बोर्ड में से एनआईओएस बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो डायरेक्टली और इन ओके। अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और उसमें एक और प्रोविजन है, आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी करवा सकते हो 2 सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 4 सब्जेक्ट मेरे पास हो, सॉरी 2 सब्जेक्ट पास हो गया, 4 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। मुझे एग्जाम 6 सब्जेक्ट की वापस क्यों देनी है, मुझे सिर्फ एग्जाम 4 सब्जेक्ट की देनी है। 2 जो मेरे पास हुए उसका मैं ट्रांसफर ले सकता हूँ मार्क्स का। So NIOS even has this facility with Stream 2. Now ओके। coming Stream 3. Stream 3 is for 10th standard में मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, बाकी मैं क्लियर हो गया। और मुझे चाहिए कि मैं बस ये जून महीने में खत्म कर दूं। दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड, दैट इज स्ट्रीम 3। तो मुझे वो जो 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं वो मैं जून में ले लेता हूँ उसकी डेट, और 45 डेज में मेरा रिजल्ट आ जाता है फॉर स्ट्रीम 3। एंड सेम गोज विद स्ट्रीम 4 विच इज फॉर 12th स्टैंडर्ड। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, आप पूरे साल में कभी भी एग्जाम ले सकते हो एक्सेप्ट अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल एंड अक्टूबर नवंबर। जब उनकी रेगुलर एग्जाम होती है उसके छोड़ के आप कभी भी ऑन डिमांड पे एग्जाम ले सकते हो, जिसका रिजल्ट 45 डेज में आ जाता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे मैं अपने हिसाब से पढ़ाई करके अपने टाइम पे मैं एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ। मतलब कि रेगुलर एग्ज़ाम भी है और दूसरा है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी है। यस सर। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं जो जनरल जो साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, तो अभी हम जून में हैं और मुझे डिसाइड करना है कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो इसमें पॉसिबिलिटी है जिसका एग्ज़ाम का रिजल्ट 45 डेज में आ जाएगा, Yes, राइट। I had this, yes, I like to give an example for that on demand. I had an जी। student who wanted to become a pilot. और ओके। पायलट बनने के लिए उसको फिजिक्स में
कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए होता है उन लोगों को, देन ओनली दे कैन क्रैक द पायलट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके सो उसको उसमें 10% मार्क्स में प्रॉब्लम आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वापस जाके अगर नॉर्मल बोर्ड से जाता है तो उसको पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है। सो व्हाट डिड ही डू इज, उसने एनआईओएस में अपग्रेडेशन कर लिया वो सब्जेक्ट का ऑन डिमांड पे लेके, तो उसको 45 डेज में रिजल्ट आ गया। सो बाय द टाइम ही वाज एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, उसका रिजल्ट भी आ गया और उसका फिजिक्स के मार्क्स भी इंक्रीज हो गए। सो दिस इज एन अच्छा एग्जाम, काइंड ऑफ एन एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू। ओके। तो बहुत अच्छा है कि जिससे स्टूडेंट का अ, साल भी बिगड़ता नहीं है और वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकता है। यस सर। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी हमने एडमिशन और एग्जामिनेशन के बारे में भी जान लिया है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि ये 12th तक का ही पढ़ाई है, ठीक है। हम्म तो अभी मैंने एनआईओएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो हम्म अभी मुझे फ्यूचर में मैं ग्रेजुएट होने के लिए या बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए या भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पॉसिबिलिटी है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आफ्टर एनआईओएस। ओके। 20th अक्टूबर 1990 गेजेटेड फॉर्म में सिग्नेचर हुआ है MHRD के अंडर दैट NIOS इज एज रिकग्नाइज्ड बोर्ड एज CBSE ICSE बोर्ड। तो हर यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी फॉलिंग अंडर MHRD हैज अ प्रोविजन फॉर NIOS डिग्री ऑल्सो। तो आप NIOS में हो और आपने NIOS से पास करा है तो आप कोई भी नॉर्मल इंडिया की स्कूल में जा सकते हो। ना कमिंग तो आप ओके। अब्रॉड जा सकते हो कि नहीं। तो देर आर 14 कंट्रीज जिसमें NIOS का डिग्री रिकॉग्नाइज्ड करता है। इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एंड इनफैक्ट देर आर सेंटर्स जहाँ से बच्चे NIOS के बारे में पढ़ते हैं। सऊदी कंट्रीज और इन सब में NIOS से लोग पढ़ के उनको डिग्री मिलती है। सो इट्स एज रिकॉग्नाइज्ड एज एनी CBSE एंड ICSE बोर्ड। जी, ओके। तो मतलब कि अगर मैंने एनआईओएस से पढ़ाई की है तो उसके बाद में भी जैसे रेगुलर स्कूलिंग करने के बाद जहाँ पे मैं एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई फर्दर कंप्लीट कर सकता हूँ, वैसा ही एग्जैक्टली सिमिलर एनआईओएस में भी है, प्लस यस अब्रॉड जाने की चांसेस भी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने क्रिएटिव फील्ड में या स्पोर्ट्स में या फिर म्यूजिक और वो सब में अपना आर्ट्स फॉर्म में कुछ करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यस बहुत ही सर। बढ़िया। अच्छा, अभी आपने एनआईओएस के बारे में बहुत बताया है, तो अभी मुझे एक चीज और बताइए कि ये अर्बन ट्यूटर जो आपकी कंपनी है वो क्या करती है और अर्बन ट्यूटर का रोल क्या है एनआईओएस में। Okay. So basically, Urban Tutor works for students who wants to appear in NIOS. पहले तो हम अवेयरनेस का काम करते हैं among the students who are not aware about NIOS at all. Secondly, we actually work as a tutoring institute for such students because NIOS self-paced होता है, NIOS में slow learners आते हैं, NIOS में failed students आते हैं। लाइक आई सेड के ग्रेडिंग तो सबके ग्रेड्स की वजह से उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत वीक हो गया होता है। तो जब वो नॉर्मल NIOS की भी एग्जाम्स देने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो वी हेल्प देम, वी केटर देम, वी ट्यूटर देम in the field of NIOS subjects, and we help them with admission till their result in everything related to their NIOS examination. ओके, राइट। तो इसका मतलब है कि अर्बन ट्यूटर एनआईओएस में जो भी पढ़ाई करना चाहता है उसको यहाँ पे एडमिशन के लिए, एग्जाम के लिए, स्टडी के लिए हेल्प कर सकता है। Yes, sir. जी, ओके। तो जो अभी आपने इंफॉर्मेशन दिया बताई है एनआईओएस के बारे में, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, मुझे बहुत है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी एक नई इंफॉर्मेशन मिली है कि रेगुलर स्कूल की जगह पे अगर मैं एनआईओएस में जाता हूँ तो मेरा बच्चा, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी लगेगा कि मेरे बच्चे का जो पैशन है वो भी आगे बढ़ सकता है और मेरी पढ़ाई भी, उनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ सकती है, राइट। Yes, sir. अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है, तो थैंक यू सो मच। अभी हम एक काम करते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर
जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन है एनआईओ से रिलेटेड तो वो हमें श्योर सर। बताए। जी, तो पार्टिसिपेंट्स, आपको अगर एनआईओएस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया आप बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। हम आपका क्वेश्चन का आंसर जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, जब तक पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन लिखते हैं तब तक मुझे एक क्वेश्चन आया है कि एनआईओएस में आपने एक तो फेमस पर्सनालिटी का नाम दिया, तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी होंगे जिन्होंने ये सब किया, वो एनआईओएस से पास आउट हुए होंगे। तो आप एक काम कीजिए, मुझे 3-4 ऐसे लोगों का नाम बताइए कि जिन्होंने एनआईओएस से पास करके अपनी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। सर एक तो मैंने आपको बताया मेरी कॉम, उसके अलावा देयर इज दिस डॉक्टर हु वर्क्स विद नासा, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, ही इज फ्रॉम केरला एंड ही इज बीन वर्किंग विद एनआईओएस मतलब विद नासा फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। पर मैं आपको फेमस पर्सनालिटी बताऊं और अर्बन ट्यूटर के कुछ बच्चे वो ना बताओ तो नहीं होगा। आई वुड फील जी वेरी वियर्ड इन दैट वे। तो जी। हमारे अर्बन ट्यूटर में till now we have been working with closely around 30 to 40 students now. So उसमें we had 3 students जो 10th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो चुके थे। They were so scared of giving examination. They didn't know any basics. उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको नॉर्मली सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी। जी। They came to urban tutor और फर्स्ट शॉट में उनको एनआईओएस में उनको 10th क्लियर हो गया with a very flying colors, like they got 82%. So this was a very good achievement for urban tutor as well as students, because उनको वो knowledge मिला है कि वो एग्जाम, और उनको वो जो फियर था एग्जामिनेशन में बैठने का 10th क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो जो फियर था वो निकल गया उनका। Then I जी। have a very good example. I have a student and she is a borderline personality disorder है उसको, मतलब इंटेलिजेंस बॉर्डरलाइन है। तो उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वीक है। एनआईओएस में एक ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटी है फॉर सच स्टूडेंट्स कि आप राइटर लेके जा सकते हो, बट आप राइटर को भी कितना पढ़ाओगे? आप राइटर को एक दिन पहले पढ़ा सकते हो, एक हफ्ता पहले पढ़ा सकते हो, पर वो स्टूडेंट ने होम साइंस और बिजनेस स्टडीज और गुजराती, ये 3 सब्जेक्ट में शी हैड गॉट स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। ओह, वेरी गुड। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत तो राइटर का भी पार्टिसिपेशन था उसमें टू क्लियर, बट इतना पार्टिसिपेशन उस बच्चे का भी था कि उसको बॉर्डर लाइन है, उसको इतनी याद, उसका मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, देन आल्सो शी कुड डू दिस। सो दैट इज समथिंग वेरी अप्रिशिएबल। जी, सही बात है। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे एनआईओएस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल में है और बहुत सेलिब्रिटीज ने भी यहाँ पे पास आउट करके अपनी कैरियर भी बनाई है, इंडिया के लिए भी बहुत कुछ काम किया हुआ है। Yes, बढ़िया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है कि अच्छा, एक रमेश जी करके ज्वाइन हुए अभी, उन्होंने बोला कि हाउ टू सेट अप एनआईओएस सेंटर। ओके, फॉर सेटिंग अप एन एनआईओएस में अक्रेडिटेशन सेंटर्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज एआईस, अक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट होते हैं। और एनआईओएस में आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूट तभी मिलेगा जब अगर आपके पास स्कूल होती है। सो एनआईओएस में वी आर आल्सो नॉट एन इंस्टीट्यूट, हमारे भी एआई सेंटर्स होते हैं जिसमें हम लोग बच्चों के फॉर्म भरवाते हैं और हम भी उनसे डील करते हैं। सो अहमदाबाद में जितने भी है ऑल ऑफ देम हैव स्कूल्स, और स्कूल्स के अंदर ही सेंटर्स मिलते हैं ज्यादातर। अनलेस एंड अनटिल आपको हमारे जैसा ट्यूटरिंग का, केटरिंग का काम करना है तो आप सर कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जी, ओके, समझ गए। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है नियति भट्टी का, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि सर एनआईओएस में स्टार्टिंग से ही स्टडी करनी पड़ती है या फिर कोई भी कर सकता है? ओके, एज आई सेड कि इसमें फॉर्मल एजुकेशन, आपने जीरो एजुकेशन भी होगा आपका, पर आप 13 इयर्स के होंगे तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो।
तो आपको कोई पहला प्रायर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, एंड देयर इज नो एज लिमिट। तो आप एट द एज ऑफ 80 भी आप जाके एनआईओएस की फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इट हैज नो जी। एज, अपर एज लिमिट नहीं है, लोअर 13 है। ओके, सही है, ठीक है। तो आलिशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हो जो आर्ट्स, म्यूजिक या क्रिएटिव फील्ड्स में अपनी स्टडी करना चाहते हैं, प्लस स्टडी के अलावा अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन है कि NIOS, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को आपका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस देता हूँ जो स्क्रीन पे है। तो पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल भी दिया हुआ है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। NIOS के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन हमने ये पूरे टॉक शो में क्लियर कर ली है, तो मुझे आशा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको NIOS के बारे में पता चला होगा, और वो भी ये एक मुहिम की तरह ले और एक अभियान की तरह ले कि जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट देखे अगर अपने नेबरहुड में, कि जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल है जो पढ़ाई भी ये NIOS से कर सकते हैं और अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। सो Yes, sir. इसी के साथ मैं ये शो को खत्म करना सर, चाहूंगा। एक लास्ट जी थिंग बिफोर आई वाइंड अप। किसी के जी। जी पेरेंट्स ऐसे हो जिन्होंने अपने टाइम में अपनी एजुकेशन खत्म ना करी हो बिकॉज ऑफ एनी पर्पस, दे कैन ओके आल्सो जॉइन NIOS। फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन अस, कि किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन खत्म नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द एज, जी एंड दे जी। वांट टू जॉइन, दे कैन आल्सो जॉइन अस। ओके, तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली द स्टूडेंट बट देयर पेरेंट्स कैन आल्सो यस, कंप्लीट देयर कंप्लीट स्टडी। द कोर्स। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छा ये इंफॉर्मेशन दिया है। सो मिलेनियम मेकर्स की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आपने ये टॉक शो में आके NIOS के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच अलीशा जी। और थैंक यू इसके सो साथ मच। ही, जी थैंक यू, और इसके साथ ही हम ये आज का टॉक शो खत्म करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड ज्वाइनिंग एंड शोइंग योर इंटरेस्ट इन दिस टॉक शो। और मैं आप सबका